अच्छा, जो जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो ज़रा मुझे एक दफ़ा चैट में बता दें कि आवाज़ सही आ रही है। ठीक है, और किसी को आवाज़ में इशू है तो वही बता दें। वालेकुम अस्सलाम इमरान। सही आशिक आ रही है। हसान वालेकुम अस्सलाम। ओके इमरान। जैन वालेकुम अस्सलाम। सारिम असद वालेकुम अस्सलाम। ओके, ठीक है। सही, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सॉरी फॉर डिले, कोई 5-10 मिनट ऊपर हो गए क्योंकि वो अभी 9th की क्लास मेरी चल रही थी, तो उसमें जो है वो थोड़ा सा जो है वो लेट ख़त्म हुई। ठीक है, तो अच्छा, जो भी बच्चे अभी आज मौजूद हैं, सही है, उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो माशाल्लाह से 3 हफ्तों से क्लासें ले रहे हैं। हमारी जो है वो आज तीसरा लेक्चर है, सही है, आज हमारा 3rd लेक्चर है। देखो, और चैप्टर नंबर 1 हमारा जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो चल रहा है। सही है। हाँ इमरान, मुझे तुम्हारा नाम तो याद हो गया। सही है, इमरान का नाम मुझे याद हो गया। ठीक है। हाँ, तो जो हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है, सही है, वो हमारा चल रहा है विच इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम। सही है, और माशाल्लाह से उसमें हमने काफ़ी टॉपिक्स जो है वो मुकम्मल कर लिए हैं। लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी, सही है, उसमें भी हमने उसके कुछ डिटेल टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस किए थे। सही है, तो यही होता है कि हम अपनी जो भी नेक्स्ट क्लास होती है, सही है, उसके अंदर क्या करते हैं कि पिछली क्लास का कुछ रिवीजन करते हैं, सही, ताकि हम आज की जो क्लास है और जो पिछली क्लास है, सही है, उसको कनेक्ट कर सकें। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स भी आज होंगे, सही है, और इसके अलावा सही है जो पिछली क्लास हमारी हुई है, सही है, उसके अंदर हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी अभी आपसे करेंगे, सही है, ताकि हमें पता चले कि भाई आपने पूरा जो वीक गुजरा है उसके अंदर चीज़ों को रिवाइज किया है कि नहीं किया। सही है ना, तो सारी चीज़ें जो है, सही है, क्या नाम है, अच्छा, जो बच्चे नए आए हैं, सही है, उन वो आज की क्लास ने, सही है, वो बिल्कुल तरीके से सही सीक्वेंस वाइज टॉपिक को जो है वो हम लेके चल रहे हैं, सही है, तो उनको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। सही है, और इसके अलावा जो है जो हमारे प्रीवियस टॉपिक्स जो नए बच्चे हैं, सही है, उनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू जो है वो मिल जाएंगे। सही है, तो ये कि मैंने जैसा आपसे फर्स्ट क्लास के अंदर भी कहा था, सही है, कि हमने अच्छे से मेहनत करनी है। सही है, जिस तरीके से यहाँ पे हम भी मेहनत कर रहे होते हैं, सही है, आपके लिए मज़े मज़े के टॉपिक्स बनाते हैं, अच्छे से पिक्टोरियल्स फॉर्म के अंदर आपको चीज़ें समझाते हैं, इसी तरीके से आपने भी मेहनत करनी है। और वो लास्ट जो क्लास हुई थी उसके अंदर तो मुझे बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्स भी आपसे मिला कि आपने इतने ज़बरदस्त जवाब दिए थे क्विज़ के अंदर, सही है, तो उससे मुझे अंदाज़ा हो गया था कि भाई बच्चे चैम्पियन हैं। सही है, तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ज़बरदस्त चीज़ है। सही है, तो इंशाल्लाह जो है वो बोर्ड में जो स्कोर है, सही है, वो भी हमारे ही बच्चों का होगा। सही है, और यहीं से जो हमारे सारे बच्चे बैठे हुए हैं ना, ये सही है, ये आशीष हो गया, बरीरा वासिफ़ है, इमरान है, खदीजा है, हसन अली है, जैन है, ठीक है, नवाज़ मरी है, और साद निज़ामी हैं, और सारे मसद। सही, यही इंशाल्लाह जो बच्चे हैं और आने वाले जो भी हमारे साथी होंगे, सही, उनकी बोर्ड में इंशाल्लाह पोजीशंस आएंगी इंशाल्लाह। सही, तो सही, मेहनत करनी है। सही, शर्त जो है वो मेहनत होती है। ठीक है, तो सही है, हाँ, जून जुलाई के भाई ये पूरे सेशन की क्लासेस हैं। सही है, आप इसको बहुत अच्छे से समझ के कॉन्सेप्चुअल वाइज, ये मेन मोटिव जो होता है ना कॉन्सेप्ट का होता है। सही, आपको पता भी है कि मैं जो डे में मेरे टॉपिक्स होते हैं ना, मैं उनको कम कर देता हूँ। सही है, लेकिन जो टॉपिक चल रहा होता है ना उसके कॉन्सेप्ट में मुकम्मल करता हूँ, क्लियर करता हूँ। सही है, अच्छा, ठीक है। टेस्ट के वाले से बताऊंगा। ऐसे तो मैं वीकली टास्क आपको देता रहता हूँ, सही है, और फिर ये टेस्ट की भी कोई मैं आपको कुछ वर्कशीट्स प्रोवाइड करूँगा, सही है, जिसके ज़रिए आप अपना सेल्फ टेस्ट भी करेंगे और मेरे साथ उनके स्कोर्स भी आप शेयर करेंगे। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है, सही है, वो है हमारे पास प्रीवियस
लेक्चर सही है जो हमारा हुआ था उस पर एक थोड़ी सी रिव्यू बैक देख लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें उसके अंदर पढ़ी थी। सो द नंबर 1 स्लाइड जो हमने लास्ट वीक डिस्कस करी थी सही है, उसके अंदर था हमने जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन सही है, इसको हमने जो है वो डिस्कस किया था कि भाई फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सही वो क्या क्या होती हैं। तो हमने 3 पॉइंट्स दोनों के अंदर डिस्कस किए थे सही, डिस्कस किए थे ठीक है। तो उसके अंदर जो है वो यहाँ पे मैं उनको वापस से एक थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ सही है। वो ये थे कि भाई हमारे पास सबसे पहली जो चीज़ थी वो थी फॉरवर्ड रिएक्शन के हवाले से कि ये हमेशा जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, फॉरवर्ड है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, विच इज़ फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट सही है, यानी कि इसका जो डायरेक्शन है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की जानिब होगा सही है। अच्छा ये स्नैप्स हैं पुरानी लेक्चर्स की, तो ये थोड़ी सी कंप्रेस्ड हुई हुई है तो इसलिए ये समझ में अभी आपको विजिबल नहीं हो रही होंगी, लेकिन जो लेक्चर में जो है उसमें से आप जाके तो उसको थोड़ा देख लीजिएगा सही है। बाकी ये नोट्स के अंदर भी हैं सही है और दूसरा ये बुक में भी है सही है, तो आप वहाँ से भी टैली अप कर सकते हो ठीक है। तो ये पुराने लेक्चर्स की स्नैप्स हैं सही है, तो इससे थोड़ा सा इसको शॉर्ट फॉर्म में किया हुआ है क्योंकि अभी 3-4 स्लाइड्स में आपको और दिखानी है सही है। तो दूसरा ये था कि रिवर्स रिएक्शन की डायरेक्शन इसके अपोजिट होती है, अपोजिट यानी कि ये फ्रॉम प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट होती है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की जानिब होती है ठीक है भाई सही। इसके अलावा फिर जो इसका दूसरा पॉइंट था उसके अंदर हमने एरोज के हवाले से समझा था कि भाई यहाँ पे हमारे पास जो एरोज हैं सही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो एरो होगा सही है वो होगा फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, और जो रिवर्स डायरेक्शन का जो एरो होगा वो होगा अपोजिट डायरेक्शन में फ्रॉम प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट सही। अच्छा नोट्स जो है वो क्या नाम है ऐप पे या फिर ग्रुप का जो आपका ग्रुप बना हुआ है ना सही है, जहाँ पे आपको लिंक्स आते हैं सही है, वहाँ पे शायद आपके साथ शेयर किए जाएंगे सही है। नोट्स रेडी हैं और बस थोड़ा सा एकदम जो है वो चीज़ें रह गई हैं उसके अंदर, तो वो इंशाल्लाह आपको जो है वो मिल जाएंगे सही है। और रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो अपलोड होना शुरू हो गए हैं, कुछ बच्चों को पता होगा सही है, फेसबुक पे यूट्यूब वगैरह पे सही, तो वो आपको वहाँ तक मिल जाएंगे ठीक है सही है। नहीं इंशाल्लाह इससे पहले ही हो जाएगा बरीरा, नो प्रॉब्लम सही है। अच्छा जी, फिर इसके बाद जो हमने जो नेक्स्ट चीज़ समझी थी, तीसरा पॉइंट जो था वो ये था कि जो हमारे पास इनिशियली यानी कि जब हमारा क्या नाम है रिएक्शन स्टार्ट होता है सही, तो उस वक्त हमारा जो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट होता है वो तेज़ होता है, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत तेज़ी से होता है, बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होता सही, क्योंकि उस वक्त तक प्रोडक्ट डेवलप्ड ही नहीं हुआ होता सही। तो फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू में तेज़ होता है, बाद में क्या हो जाता है स्लो हो जाता है सही। और जो बैकवर्ड यानी कि जो रिवर्स रिएक्शन है वो इसका अपोजिट होता है, यानी कि वो शुरू में तो स्लो होता है सही, लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है वैसे वैसे रिवर्स रिएक्शन की जो स्पीड है, जो रेट है, वो भी क्या होना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है सही। तो ये 3 पॉइंट्स हमने इसके अंदर जो है वो डिस्कस किए थे सही। तो ये एक हमारे पास जो है वो लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कशन हुई थी हमारी। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमने स्लाइड समझी थी सही, जो टॉपिक हमने समझा था वो था हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इन डायनामिक इक्विलिब्रियम सही, कि भाई उसके अंदर हमने ये चीज़ समझी थी कि भाई जब कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर आ जाता है, अब इक्विलिब्रियम का जो इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम है सही है, वो आपके लिए अब कोई नई चीज़ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आप जो 2 हफ्तों से इस चीज़ को समझ रहे हो। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है, स्पीड बराबर हो जाती है, यानी कि रिएक्शन जब केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है तो उस वक्त जो उसके अंदर होने वाली फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी सही। तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स 5 पॉइंट समझे थे इसके अंदर, जो जिसमें पहला पॉइंट हमारे पास था सही, अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम कैन बी एग्जिस्ट इन अ क्लोज सिस्टम सही। तो पहली जो हमारे पास मेजरली चीज़ थी वो थी हमारे पास क्लोज सिस्टम के हवाले से सही, कि भाई हमारे पास जो रिएक्शन है वो हमेशा क्लोज सिस्टम के अंदर होता है सही। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या थी कि जो सिस्टम है वो क्लोज होना चाहिए। क्लोज सिस्टम का मतलब ना तो कोई भी रिएक्टेंट ना तो कोई भी प्रोडक्ट सिस्टम से बाहर जाएगा या फिर सिस्टम के
अंदर आएगा। सही है, तो यहाँ पे ना तो कोई भी रिएक्टेंट, ना तो कोई भी प्रोडक्ट, ना तो सिस्टम से बाहर जाए और ना ही सिस्टम के अंदर आए, दैट मीन्स कि सिस्टम क्लोज हो जाए। सही, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी ये होती है। सही, दूसरी हमारे पास क्या आती है कि एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट। सही है, तो यहाँ पे हमने ये बात समझी थी कि जब हमारे पास इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, सही, तो फिर हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशंस हैं, सही, वो क्या हो जाती हैं, कांस्टेंट हो जाती हैं। अब कांस्टेंट का मतलब ये था कि भाई एक पॉइंट पे आके रुक जाती हैं। सही है, इसको हम इक्वल नहीं बोलेंगे, इसको हम कांस्टेंट बोलेंगे। सही है, कांस्टेंट का मतलब है कि भाई जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है और जो भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो उसी पॉइंट पे रुक जाएंगी। सही है, उसके अंदर कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। सही है ना, तो यहाँ पे क्या नाम है, इक्विलिब्रियम के ऊपर जो कंसंट्रेशन है दोनों की वो क्या हो जाती हैं, कांस्टेंट हो जाती हैं। दिस वाज द सेकंड पॉइंट एंड द थर्ड पॉइंट वाज at equilibrium the forward and the reverse reaction taking place in equal and opposite rates। सही है, तो ये बात तो बड़ी सिंपल सी थी। सही, और ये बात तो हम जो है वो पहली क्लास से ही समझते हुए आ रहे हैं कि भाई इक्विलिब्रियम में हमारे पास जो दोनों रेट्स होते हैं, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट होता है और जो रिवर्स रिएक्शन का रेट होता है, सही, वो दोनों हमारे पास क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। दैट वाज द फर्स्ट एंड बेसिक कंडीशन ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम। सही, कि भाई हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन विल बी इक्वल। सही है, तो ये इसकी सबसे मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सही, फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। सही, तो नेक्स्ट हमारे पास है इक्विलिब्रियम कैन बी अप्रोच फ्रॉम ईदर साइड ऑफ द रिएक्शन इक्वेशन। सही, तो इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब ये होता है कि जो इक्विलिब्रियम है, सही है, अप्रोच का मतलब होता है करीब होना। अप्रोच का मतलब क्या होता है, करीब होना। सही, तो इसका मतलब ये था कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है तो किसी भी तरह की सिचुएशन हमें देखने को मिल सकती है। या तो ये हो सकता है कि जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो। सही, या फिर ये हो सकता है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो। सही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो जो इक्विलिब्रियम है वो प्रोडक्ट के ज्यादा करीब है। सही है, यानी कि उसने प्रोडक्ट को ज्यादा अप्रोच किया हुआ है। सही है, और अगर हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम जो है वो रिएक्टेंट के ज्यादा करीब है। सही है, और या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम ने रिएक्टेंट को ज्यादा अप्रोच किया हुआ है, उसके ज्यादा करीब है। सही है, तो हमें दोनों तरह की सिनेरियोज जो है वो देखने को मिल सकते हैं। सही है, आइदर द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज ग्रेटर और ईदर द रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज ग्रेटर। सही, तो दोनों चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं। तो इस पॉइंट का मतलब हमारे पास ये था। फिर इसके बाद हमने ये चीज समझी थी कि जो हमारे पास इक्विलिब्रियम होता है ना, सही, इसको हम क्या कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम को हम क्या कर सकते हैं बेटा, डिस्टर्ब कर सकते हैं। सही, अब सर हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कैसे करते हैं। सही, तो मैंने आपको बताया था, देखें इक्विलिब्रियम फिजिक्स में अगर हम पढ़ें तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट। सही, कि बॉडी जब रेस्ट में आ जाती है। सही, तो रेस्ट में आ जाने का मतलब क्या है, रेस्ट में आ जाने का मतलब ये है कि भाई अब अगर कोई चीज़ रेस्ट में आ गई है तो उसको अगर हम एक्सटर्नली कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसको हम क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। जैसे कि आपकी टेबल पे कोई भी क्या नाम है, कोई भी चीज़ रखी हुई है, जैसे कोई वास रखा हुआ है या फिर कोई पेंसिल बॉक्स रखा हुआ है, अगर वो रेस्ट की हालत में है यानी कि रुका हुआ है, रेस्ट की हालत में, दैट इज इट इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में। अब अगर आपने उसको मूव करवाना है तो आप उसको उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। सही, हाँ, बुक ऑन द टेबल। सही, तो आपने उस पर क्या अप्लाई करनी पड़ेगी भाई, फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके वो क्या होगा, डिस्टर्ब होगा अपनी जगह से। सही, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से। इसी तरीके से जब केमिकल रिएक्शन, जब एक रिवर्सिबल रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, सही, तो फिर उस सूरत में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो रिएक्शन है, सही, वो एक तरीके से रेस्ट में आ जाता है। रिएक्शन चल तो रहा होता है, यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे होते हैं और प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। रिएक्शन चल रहा होता है लेकिन कंसंट्रेशन एक जगह पे स्टॉप हो जाती हैं। सही, तो हम ये बोलते हैं कि भाई ये एक तरीके से रेस्ट की हालत में आ गया।
अब उसे हम क्या कर सकते हैं, अब उसे हम डिस्टर्ब कर सकते हैं। जैसे कि पेंसिल बॉक्स को या बुक को हम कैसे डिस्टर्ब करेंगे भाई, उस पर फोर्स अप्लाई कर दिया, उसको पुश कर दिया या पुल कर लिया, उस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सही, इसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, सही। लेकिन हम यहाँ पे जो केमिकल इक्विलिब्रियम है उसको तो पुश पुल नहीं कर सकते ना, तो उसको हम एक्सटर्नल इफेक्ट के जरिए चेंज कर सकते हैं। और वो एक्सटर्नल इफेक्ट हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं सर, भाई एक्सटर्नल इफेक्ट ये हो सकता है कि हम क्या करें कि उसकी कंसंट्रेशन में चेंज लेकर आ जाएं। अब किसकी सर कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, दोनों, सही है। या तो आप ये कर दो कि रिएक्टेंट और डाल दो उसके अंदर, सही है, उसके अंदर और रिएक्टेंट डाल दो तो कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाएगी, जिससे इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब हो जाएगा, सही है। या फिर क्या करो कि उसमें से प्रोडक्ट को निकाल लो, सही है, उसमें से क्या कर लो, प्रोडक्ट को निकाल लो, जिससे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, सही है। तो दोनों की कंसंट्रेशन में किसी भी तरीके से कमी या ज्यादती करा के आप उसको डिस्टर्ब कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2 इज प्रेशर, सही है। आप जो भी वेसल है जहां पे भी आप रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हो, सही, उसके प्रेशर को कम या ज्यादा करके भी, सही, उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हो, सही है। डिपेंडिंग ऑन, अब हर किसी की नेचर जो है वो डिफरेंट होती है, सही है। मैंने आपको बताया भी था कि इस पॉइंट से रिलेटेड एक पूरा टॉपिक सेकंड ईयर के अंदर, सॉरी फर्स्ट ईयर के अंदर मौजूद है, दैट इज कॉल्ड ली चैटलियर प्रिंसिपल। उसके अंदर हम ये समझते हैं कि भाई कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर में चेंज किस किस तरीके से लाया जाता है और किस रिएक्शन में प्रेशर को बढ़ाते हैं, किस में कम करते हैं, किस में टेम्परेचर बढ़ाते हैं, किस में टेम्परेचर कम करते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, हाँ सही। और ये मुनीब ने बहुत ज़बरदस्त बात कही है, इसको मैं रिपीट करता हूँ सर, लेकिन थोड़ी देर बाद खुद ही इक्विलिब्रियम मैनेज, सही है, क्या लिखा है ये, मैनेज जाएगा, सही है, बन जाएगा, ये लिखा होगा, ठीक है। नहीं मैं समझ गया, इसका पॉइंट जो है जो मुनीब ने बताया ना वो ये है कि हाँ में आ जाता है, सही है, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे मुनीब ने बात बोला कि भाई अगर हम डिस्टर्ब कर देंगे ना, डिस्टर्ब कर देंगे तो वो जो इक्विलिब्रियम है वो वापस से अपने स्टेट को अचीव करेगी, सही है, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा ये चाहता है कि वो किसी भी तरीके से इक्विलिब्रियम में आ जाए, सही है ना। तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ना वो क्या नाम है, उसके लिए इक्विलिब्रियम जो है ना वो उसकी मोहब्बत है, सही है, वो चाहता है किसी तरीके से इक्विलिब्रियम को हासिल कर ले, कुछ भी करेगा वो। तो अगर आप उसको डिस्टर्ब कर भी दो ना तो तब भी जो है ना वो घूम फिर के कहीं ना कहीं से वो इक्विलिब्रियम को फिर से अचीव कर ही लेगा, सही है भाई। हाँ, कितनी भी बार करते रहो भाई, कितनी भी बार करते रहो, वो इक्विलिब्रियम हासिल करके ही छोड़ेगा, सही है। अच्छा जी, तो ये अच्छा, इसके अलावा लास्ट जो है हम इसका टेम्परेचर, सही, टेम्परेचर के जरिए भी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, सही, टेम्परेचर बढ़ा के भी और कम करके भी, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द रिएक्शन, सही है, जो कि आप फिर फर्स्ट ईयर में जाके पढ़ोगे कि भाई कि कैसे सर नेचर कैसे देखते हैं, तो वो हम इंशाल्लाह, सही, जब फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे तो आपको समझाएंगे, ठीक है भाई। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स है, इसका मैंने क्विक रिव्यू किया है, सही है, आगे चलते हैं, सही। फिर इसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो था हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन, सही। लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर, सही, जो है हमने ये बात समझी थी, सही, सही, बस ये एक साइड में करा दूं इमरान, फिर जल्दी से सवाल कर लेना, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर हमने ये बात समझी थी, सही, कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, एक्टिव मासेस के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्टिव मासेस के ऊपर डिपेंड करता है, सही। तो इसके अंदर हमने ये बात पढ़ी थी कि भाई रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस, सही है। और एक्टिव मासेस का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, एक्टिव मास का मतलब होता है कंसंट्रेशन, एंड कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, अमाउंट, सही है, जो भी अमाउंट आप यूज कर रहे हो, ठीक है भाई। तो यहां पे हमारे पास हमने ये बात समझी थी, सही, कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास, सही है, जिसको हम कंसंट्रेशन या अमाउंट भी कह सकते हैं, सही। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप जो है कंसंट्रेशन को बढ़ाते हो, सही, तो उससे रेट ऑफ द रिएक्शन भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और अगर आप कंसंट्रेशन को कम करते हो तो उससे रेट ऑफ द रिएक्शन भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, सही है। तो मैंने आपसे बात कही थी कि भाई अब जो रेट है वो तो दो तरह के होते हैं, एक होता है रेट ऑफ
फॉरवर्ड रिएक्शन और एक होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। सही है। अब जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसके अंदर क्या होता है कि जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। सही। तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? रिएक्टेंट के ऊपर। सही। तो अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हो तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कम करते हो, सही, तो फिर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सही। और फिर इसी तरीके से वाइस वर्सा अगर हम करते हैं तो फिर रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन इज डिपेंड ऑन, बताइए, रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, रिवर्स रिएक्शन का रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? किसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा? वाइस वर्सा का मतलब होता है, सही, वाइस वर्सा का मतलब होता है कि इसी का उलट। सही है। हाँ सही है। बैक क्या भाई, मैंने आपसे पूछा है कि जो रिवर्स रिएक्शन है, रिवर्स रिएक्शन, सही है, वो किसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे? रिवर्स रिएक्शन का रेट प्रोडक्ट। वेरी गुड इमरान। सही है। नहीं, रिएक्टेंट नहीं, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर जो है, सही है, वो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। सही है। बरीरा वासिफ, गुड। सही है। आशीष, ठीक है, प्रोडक्ट, वेरी गुड। सही है। मुनीब, प्रोडक्ट, वेरी गुड। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सही है। तो उसी से फिर हमने क्या किया था कि एक केसी एक्सप्रेशन ड्राइव किया था, आप लोगों को याद होगा, पूरी डेरिवेशन हमने करी थी। सही है। तो उसमें हमने केसी जो एक्सप्रेशन बनाया था, सही है, तो उसके अंदर बस मैं अभी डेरिवेशन तो आपको नहीं बताऊंगा, सही है, लेकिन क्या है कि उसके अंदर जो फॉर्मूला हमने डेवलप किया था, सही है, फॉर्मूला हमारे पास क्या था भाई? केसी का हमने फॉर्मूला बनाया था, केसी इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सही। तो जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, सही है, उसको हम ऊपर रखते हैं न्यूमिनेटर में, और जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उसको हम नीचे रखते हैं। सही है, यानी कि डिनोमिनेटर में। ठीक है, वेरी गुड इमरान। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो केसी एक्सप्रेशन हमने ड्राइव किया था वो कुछ इस तरीके से था, और फिर आपको याद होगा कि फिर उससे रिलेटेड हमने कुछ जो है प्रैक्टिस भी करी थी, कुछ हमने रियल रिएक्शंस की मैंने आपको जो है वो प्रैक्टिस दी थी, और आपने जो है वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स पे दिया था, उसके आपने जो है वो कन्वर्जन्स करके मुझे जो है वो दिखाया था। सही है। हाँ, वो प्रॉब्लम जो रिएक्शन मैंने आपको दिए थे ना, रिएक्शंस, उसको आपने कन्वर्ट करके दिखाया था। सही है। हाँ, याद है ना आपको आशीष? ठीक है, सही है। तो ये, हाँ, ये आ गई। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम्स दी थी। सही है। इन प्रॉब्लम्स में ये N2 + 2O2 इज इक्वल्स टू क्या नाम है 2NO2, और इस तरीके से फिर ये अमोनिया का एक रिएक्शन था, और ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड वाला एक रिएक्शन था। सही है, याद आया? ठीक है। तो फिर आपने इसका क्या किया था, मुझे केसी एक्सप्रेशन बना के दिखाया था। सही है। और फिर उस केसी एक्सप्रेशन जो हमने डेवलप किया था, मैंने बताया था आपको कि ये बोर्ड में भी इस तरीके से क्वेश्चन आता है, 2 या 3 रिएक्शंस आपको दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि भाई हमें इसका केसी एक्सप्रेशन बना के दिखाओ। सही है। तो ये एक क्वेश्चन जो है वो आपका आ सकता है। ठीक है भाई। तो यहाँ पे ये जो है हमारे प्रीवियस जो लेक्चर हुआ था, यानी कि लेक्चर नंबर 2, सही है, ये मैंने उसका रिवीजन आपको दिया है। सही है। और अब आपको पता है कि भाई जब भी हम नया टॉपिक शुरू करते हैं तो उससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर होता है उससे रिलेटेड कुछ मैं आपसे क्वेश्चंस करता हूं, ताकि मुझे पता चले कि आपने जो वो चीज़ें रिवाइज करी हैं कि नहीं करी हैं। हाँ मुनीब, इसके न्यूमेरिकल्स भी हैं आज की क्लास में। सही है। और जो बच्चे हैं वो कैलकुलेटर रेडी रखिएगा। सही है। तो हम इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। लास्ट क्लास में टाइम नहीं बचा था, अब तो हम कर नहीं पाए थे। सही है। तो इंशाल्लाह इस क्लास में होगी। ठीक है। तो किसी को भी कोई क्वेश्चन है, 1 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से पूछ लें। सही है। और फिर हम जो है वो क्वेश्चन यानी कि क्विज का एक छोटा सा सेशन करते हैं। सही है। और फिर उसके बाद हम आज का टॉपिक शुरू कर लेंगे। सही है। ओके, इमरान ने बोल दिया भाई, और हसन ने भी बोल दिया है, और बरीना ने भी बोल दिया है। ओके, ठीक है। ओके, सारिम ने भी बोल दिया सर, समझ में आ गया ना? ओके सर। अच्छा, सही, जैन, ठीक है। इसके अलावा और किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? सही है। तो अब जो है, ठीक है, साथ, ओके। अच्छा चलिए, अब हम जो है वो चलते हैं भाई नेक्स्ट। तो अब सही है। तो अब जो है मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे कर रहा हूँ, तो क्वेश्चंस को आपने गौर से सुनना है।
सही है, डिक्टेट मतलब मैं बोलूँगा, सही है, क्वेश्चंस को आपने गौर से सुनना है और जिसका पहला कमेंट होगा सही जवाब वाला, सही है, वो विनर, ठीक है। और बाकी जो भी सही जवाब दे रहे हैं ना वो भी है, मतलब दोनों ही मेरे लिए बराबर हैं, सही है, लेकिन एक थोड़ा सा वो होना चाहिए ना, तो पहला वाला विनर, सही है, और दूसरा वाला भी विनर, ठीक है, सही है। तो अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ भाई, फर्स्ट क्वेश्चन, सही है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इनिशियली, इनिशियली का मतलब होता है स्टार्ट, ठीक है। इनिशियली द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज फास्ट और स्लो। इनिशियली द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज फास्ट और स्लो, सही है। तो इमरान ने पहले जवाब दिया है फास्ट, बाकी सबने फिर फास्ट। बरीरा स्लो क्यों होगा, है स्लो क्यों होगा, सही है। अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर इसको पढ़ा है ना, सही है। तो जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है, सही है, उसका रेट इनिशियली फास्ट होता है, सही है। इनिशियली फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होता है, फास्ट होता है। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे जो है वो रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ता है, सही, तो फिर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है भाई, स्लो हो जाता है। और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है, सही है। क्लियर हो गई। तो पहला जो सवाल का जवाब दिया है, पहला, सही है, वो इमरान ने दिया था, बाकी सबने भी दिया है, ठीक है। और बहुत अच्छी बात है कि सबने सही दिया है, सही है, सबसे अच्छी बात, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, सही है। तो जवाब क्या नाम है, सवाल जो है आपसे, सही है, वो ये है कि केसी, सही, केसी जो है, केसी यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसकी डेरिवेशन हमने करी थी, सही, केसी डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यस और नो, सही। ये जो मैंने आपसे लाइन कही है, सही, इसमें आप बताना है कि भाई केसी जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, सही। तो पहले सवाल 7 का था, आई थिंक 7 नहीं दिया था ना, हाँ, सही। तो 7 ने जो है वो जवाब दिया है यस, ठीक है। फिर इसके बाद हसन, बरीरा, आशीष, सही। तो जो जवाब है, सही, वो यस ही है, सही, कि भाई जो केसी है, सही, केसी है, सही, वो क्या नाम है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, सही, क्योंकि उसके फॉर्मूले में ही कंसंट्रेशंस शामिल हैं, सही है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इक्विलिब्रियम, सही क्वेश्चन है, सही। इक्विलिब्रियम ऑलवेज अटेन्ड इन डैश सिस्टम, इक्विलिब्रियम ऑलवेज अटेन्ड इन डैश सिस्टम, सारिम, सही है, क्लोज, वेरी गुड सारिम, सही है। हसन फिर आया और इमरान, क्लोज, सही है। आशीष, खदीजा नज़ीर, वेरी गुड, सही है। साद निज़ामी, ठीक है, वेरी गुड, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड आंसर है, सही है, दैट वाज क्लोज्ड, सही है। और जिसने पहला जवाब दिया है, सही है, वेरी गुड। और बाकी जो भी जवाब दे रहे हैं, सही, वो भी सही दे रहे हैं माशाल्लाह से, सही है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई जो हमारे पास इक्विलिब्रियम है वो हमेशा क्लोज सिस्टम के अंदर अटेंड होता है, सही है। अच्छा, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन है लॉ ऑफ मास एक्शन से मैं कर रहा हूं, सही है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ डैश, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ डैश, रिएक्टेंट, वेरी गुड, रिएक्टेंट, वेरी गुड, वेरी गुड, सही है, सही, वेरी गुड, वेरी गुड, सही है, ठीक है, सही है। तो रिएक्टेंट जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, सही है। और सब बच्चों ने ही तकरीबन क्या, बल्कि सभी बच्चों ने 100% जो है वो आंसर दिया है, सही है। क्या दिया है, रिएक्टेंट, सही है। यानी कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सही है, वो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। और रिवर्स का जो होता है वो बैकवर्ड रिएक्शन क्या नाम है जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है भाई। अच्छा, एक और जो है वो सवाल आपसे करते हैं, सही, एक और सवाल करते हैं। सवाल है कि क्या हम
क्या हम कोई ऐसा रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, जिसमें इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, यानी कि रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में आ गया है, क्या हम ऐसे इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस मुनि, सही, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, फौरन से, मतलब ऐसा लग रहा है पहले से लिख के बैठे हो। यस सही है, वेरी गुड, ठीक है ठीक है ठीक है, यस ठीक है। तो इसका जो जवाब है सही है वो है यस, कि भाई हम जो है सही क्या नाम है, केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। सही है, तो अगर कोई भी रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है तो उसको हम बआसानी डिस्टर्ब करवा सकते हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? सही है, तो ये था हमारे जो है वो कुछ क्वेश्चंस जो कि पुराने टॉपिक से रिलेटेड थे, और आपका रिस्पांस मुझे जो है ना ये बताता है सही है कि आप लोग जो है ना वो चीज़ें याद करके, सही है, याद करके बैठते हो, सही है, पढ़ के बैठते हो। ठीक है, आवाज़ कम आ रही है इमरान आपको? ठीक है, अगर किसी और को भी आवाज़ आ रही है कम तो वो बता दे, सही है, वरना हो सकता है कोई नेट का इशू हो, आई थिंक। सही है, जैन क्या हो गया बेटे, क्या हो गया जैन, कोई प्रॉब्लम? अच्छा सही है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम जो है वो मूव करते हैं। सही है, ठीक है, आ रही है आवाज़? सही है, इमरान आपके थोड़ा नेट का शायद इशू हो, सही है, आवाज़ बाकी सब बच्चों को तो आ रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। सही है, तो सबसे पहले हम जो है वो एसएलओस के ऊपर वापस से देख लेते हैं, क्योंकि एसएलओस से हमें ये पता चलता है कि कितना टॉपिक, कितना जो कोर्स है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है और कितना कोर्स जो है वो हमारा रह गया है। सही है, तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है तीसरा लेक्चर चल रहा है। सही है, तो इसमें जो प्रीवियस हमारे 2 लेक्चर्स हुए हैं उसके अंदर हम क्या क्या कवर कर चुके हैं। सही है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, सही, दैट वाज द टॉपिक बिलोंग्स टू आवर फर्स्ट लेक्चर। सही है, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायनामिक, या फिर जिसे हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। सही है, तो ये टॉपिक भी हमने जो है वो फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही कवर किया था। सही, फिर इसके बाद अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, ये टॉपिक जो है ये हमारे पास था उसके अंदर, हमारे सेकंड टॉपिक के अंदर, जिसका आज मैंने रिवीजन भी आपको कराया है। सही है, अच्छा आवाज़ रुक जाती है, ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कोई इशू ना हो। सही है, अभी देख लेते हैं। ओके ओके, अभी अगर आवाज़ में कोई मसला हो ना तो बता दिएगा, ठीक है, वो शायद कुछ इशू हो गया। सही है, क्लियर है ना? ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, नेट प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि आजकल थोड़ा सा चल रहा है, लाइट्स वगैरह का भी इशू है। सही है, तो इससे हो जाता है। अच्छा, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ ऑफ मास सेक्शन, सही है, एंड द डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द केसी। ये टॉपिक हमने जो है वो लास्ट जो क्लास थी, सही है, उसके अंदर जो है वो हमने मुकम्मल किया था। सही है, तो अब अगर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम बात करते हैं, सही है, तो इसके अंदर हमारे पास अब सिर्फ लास्ट जो चीज़ बची है ना, वो बची है इम्पॉर्टेंस ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सही है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड जो इसका एक इम्पॉर्टेंस का टॉपिक है वो हमारे पास बचा है। सही है, और आज जो हमारा मेन मोटिव है दैट वाज द न्यूमेरिकल्स ऑफ बिलोंग्स टू केसी। सही है, यानी कि केसी के हवाले से जो हमने लास्ट मेहनत करी थी पूरी, तो उससे रिलेटेड जो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, तो आज हमारा जो फोकस है वो उसके ऊपर रहेगा। सही है, तो इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर इंशाल्लाह थ्योरी वाइज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका होगा। सही है, और क्या नाम है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास टॉपिक्स हैं। सही है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है, सही, तो वो आज हम शुरू करते हैं। सही है, तो द फर्स्ट टॉपिक इज ओके, द फर्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सही, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सही, क्योंकि आपको याद होगा कि हमने जो लास्ट टॉपिक एंड किया था, सही, दैट वाज ऑन द डेरिवेशन ऑफ केसी। सही, तो यहाँ पे, हाँ सही, तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसका मतलब क्या होता है, Kc। सही, Kc इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सही, तो अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भाई अब आने वाले जितने भी टॉपिक्स होंगे और जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे, सही, वो Kc के ऊपर ही होंगे, सारी बातें अब Kc से ही रिलेटेड होंगी हमारी। सही है ना?
तो जो आखिरी टॉपिक भी हमारा बचा हुआ है वो भी केसी से रिलेटेड ही है, सही। तो इसमें हमने करना है क्या है कि भाई जिस तरीके से हमने लास्ट एक जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर, इसी तरीके से हमने यहाँ पे केसी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो डिस्कस करना है, सही। अच्छा, अब यहाँ पे हसन ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर क्यूसी क्या होता है, तो बेटा क्यूसी से रिलेटेड जो टॉपिक है वो हमारा नेक्स्ट वीक है, सही। तो क्यूसी वैसे तो उसको रिएक्शन क्वेश्चन बोलते हैं, सही। तो उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में जानेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सही। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सही। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ 5 से 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सही है। इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, सही है, और देखेंगे कि भाई कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इक्विलिब्रियम की होती हैं। सो द नंबर 1 पॉइंट इज केसी ओनली वर्क्स इन इक्विलिब्रियम। सबसे पहली बात तो यही है कि भाई देखिए, चूंकि ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो केसी जो है वो हमेशा अगर किसी भी रिएक्शन का कैलकुलेट किया जाता है, किसी भी रिएक्शन का अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट किया जाता है, सही, तो वो हमेशा कब कैलकुलेट किया जाता है कि जब वो कहाँ पे मौजूद हो, इक्विलिब्रियम पे मौजूद हो, सही। यानी कि जब वो इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर मौजूद हो तो उसी वक्त जो है हम, सही, हम उसका इक्विलिब्रियम जो है वो क्या नाम है उसका जो केसी है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सही। तो केसी ओनली वर्क्स इन इक्विलिब्रियम, सही। तो केसी का जो सारा जो काम है वो इक्विलिब्रियम के ऊपर ही है, सही। अगर हमारा जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है, सही, तो फिर हम उसका जो केसी है, सही है, वो मालूम नहीं कर सकते, सही है। और क्या नाम है, फिर केसी से हमारा फिर वो कोई लेना देना नहीं होगा। तो केसी के लिए ज़रूरी है कि रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए। तो पहला जो पॉइंट है वो क्या है, केसी ओनली वर्क्स इन इक्विलिब्रियम। तो केसी के लिए रिएक्शन का इक्विलिब्रियम के ऊपर होना ज़रूरी होता है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, सही है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, सही है, इस पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, इट रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन मोल पर डीएम क्यूब। सो द सेकंड पॉइंट्स, सही, सो द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक से डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, सही। तो आपको ये बात पता है, सही, आपको ये बात पता है कि भाई हमारे पास जो केसी एक्सप्रेशन है, सही, यानी कि केसी का जो फॉर्मूला है उसमें हम जो है ऊपर रखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, सही, और नीचे क्या रखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सही। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, सही है, तो ये जो कंसंट्रेशन है इसका भी तो कोई ना कोई यूनिट होगा ना, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है उसका यूनिट जो हम लेते हैं, सही, वो यूनिट हम क्या लेते हैं भाई, मोल पर डीएम क्यूब। सो दिस इज द यूनिट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, सही है। तो मोल पर डीएम क्यूब ये हमारे पास क्या है, ये यूनिट है। ये एक तो आपको याद करना ही है, सही है। दूसरा, अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें तो फिर मोल पर डीएम क्यू के कंसंट्रेशन के ऊपर ही सारा काम हो रहा होगा, तो आपको वहां पे भी ये चीज़ याद हो जाएगी, सही है। तो हमेशा याद रखिएगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा किस में ली जाती है, मोल पर डीएम क्यूब में ली जाती है, सही, मोल पर डीएम क्यूब में ली जाती है। अब इसका रीज़न क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, सही, कि भाई हमारे पास जो कंसंट्रेशन है, सही, कंसंट्रेशन जो है इसका फॉर्मूला होता है मोल अपॉन वॉल्यूम, सही, मोल अपॉन वॉल्यूम, सही। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो n है, n, ठीक है, स्मॉल n, सही, ये आपको पता है 9 में आपने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, सही। तो n जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, n रिप्रेजेंट करता है मोल को, सही है। और यहाँ पे हमारे पास ये जो v है, सही, v ये हमारे पास वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, सही है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम को। और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है हमारे पास, डीएम क्यूब, सही है। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, डीएम क्यूब, सही है। तो अगर हम इस डीएम क्यूब को अगर ऊपर ले जाएंगे तो फिर ये जो ऊपर जो इसकी पावर 3 लगी हुई है ये क्या हो जाएगी हमारे पास, -3, सही है। तो अगर हम डीएम क्यूब को
ऊपर लेके जाएंगे, मोल के साथ इसको अगर हम लिखते हैं, सही है, तो हमारे पास क्या होगा कि जो डीएम के ऊपर जो पावर 3 लगी हुई है ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास जो कंसंट्रेशन है उसका यूनिट क्या बन जाएगा, मोल डॉट डीएम पावर माइनस सी, यानी कि मोल पर डीएम क्यूब। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, सही है। सो सेकेंड पॉइंट, डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हाँ भाई, यूनिट तो वॉल्यूम के बहुत सारे होते हैं, सही है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लें भाई, मीटर क्यूब भी होता है, लीटर भी होता है, सही है, और मिलीलीटर भी होता है, डीएम क्यूब भी होता है, सीएम क्यूब भी होता है, काफ़ी होते हैं, सही है। लेकिन मेजरली जो हम यहाँ पे कैलकुलेशन में जो स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ करते हैं, सही है, वो कौन सा यूज़ करते हैं भाई, डीएम क्यूब यूज़ करते हैं। क्लियर हुई बात यहाँ पे, सही है। भाई वॉल्यूम, भाई अगर हम कंसंट्रेशन निकाल लें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की, तो फिर वॉल्यूम भी तो उसी का ही लेंगे ना भाई, ठीक है। अच्छा, तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सही है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है भाई, केसी वेरीज विथ टेम्परेचर। केसी वेरीज विथ टेम्परेचर, यानी कि केसी जो है, सही, केसी जो है ये हमारे पास क्या होता है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, सही है। केसी को हम चेंज कर सकते हैं किसके जरिए, टेम्परेचर के जरिए। अब इससे रिलेटेड अभी आपको याद होगा कि अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी, तो उसके अंदर हमने ये बात पढ़ी थी कि भाई जो इक्विलिब्रियम होता है, सही है, उसको हम डिस्टर्ब कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम को हम क्या कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं 3 एक्सटर्नल इफेक्ट के जरिए, सही है। पहला जो हमारे पास एक्सटर्नल इफेक्ट होता है, सही है, वो क्या था, कंसंट्रेशन, फिर क्या था, क्या नाम है, प्रेशर, फिर क्या था, टेम्परेचर, सही है। तो कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर, ये 3 जो हमारे पास क्या नाम है इफेक्ट्स हैं, इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, सही, क्या नाम है, केसी को डिस्टर्ब कर सकते हैं, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास वही बात लिखी हुई है कि केसी वेरीज विथ टेम्परेचर, यानी कि अगर आप टेम्परेचर को तब्दील करोगे तो फिर उससे केसी की वैल्यू पे भी क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड पॉइंट, डिपेंड्स ऑन द रिलेशन ऑफ केसी विद द टेम्परेचर, सही है, इसके ऊपर डिपेंड करता है ये, ठीक है। इसके बाद आते हैं, सही है, तो केसी इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेजन। इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेजन ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैज अ कंसंट्रेशन इक्वल टू इट्स कोफिशिएंट, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो पॉइंट है, ये उन बच्चों को समझ में आएगा जिन्होंने लास्ट क्लास ली हुई है, सही, जिन्होंने लास्ट क्लास ली थी हमारी, सही, ये उन बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, सही है। और वो क्या है कि आपको याद होगा कि जब हमें कोई भी केमिकल इक्वेशन दी जाती है, तो उसमें जो भी रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, उसके शुरू में जो नंबर लिखा हुआ होता है, सही, वो कहाँ चले जाता है, जब केसी एक्सप्रेशन में कहाँ चले जाता है, पावर में चले जाता है, सही। तो यहाँ पे जो बात हो रही है, सही, वो किसकी बात हो रही है भाई, कोफिशिएंट की बात हो रही है, सही। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट उस नंबर को कहते हैं जो कि किसी भी वैल्यू से आगे लगता है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं अभी आपको देता हूं कि भाई कोई भी रिएक्शन हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सही, जैसे कि 2a + 3b = c, सही है, ऐसा लिख दिया हमने, सही, 2a + 3b = c, सही। तो अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई यहाँ पे जो a है, सही, a ये एक रिएक्टेंट है, b क्या है, ये भी एक रिएक्टेंट है, तो फिर 2 और 3 क्या होंगे, सही, 2 और 3 जो है ये हमारे पास ये कोफिशिएंट कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, कोफिशिएंट कहलाएंगे, सही है। हाँ इमरान, ठीक है, पावर में जाएंगे ये, सही है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, कोफिशिएंट कहलाएंगे, सही है। तो ये जो कोफिशिएंट है, इसको अगर हम केसी एक्सप्रेशन में लिखते हैं तो ये कहाँ चले जाएंगे, ये चले जाएंगे पावर के अंदर, सही है। यानी कि अगर मैं इसका केसी एक्सप्रेशन बनाता हूं, सही है, यहाँ पे इसको रब करते हैं, ओके। तो अगर मैं इस रिएक्शन का केसी एक्सप्रेशन बनाता हूं, सही, तो आप जरा देखें कि इसका केसी एक्सप्रेशन क्या होगा कि भाई Kc = सही, Kc = अब A के मोल्स कितने हैं, A का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, 2 है, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो प्रोडक्ट आता है, ऊपर प्रोडक्ट आता है, तो C जो है इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे पावर में, क्या नाम है, न्यूमरेटर में चली जाएगी। और फिर यहाँ पे जो हमारे पास रिएक्टेंट है ये नीचे आते हैं। अब इसमें हमारे पास ये जो A है, सही,
इसकी जो कोफिशिएंट है ये कहाँ चले जाएगा, सही, पावर में चले जाएगा। इसी तरीके से b का जो कोफिशिएंट है ये कहाँ चले जाएगा, पावर में चले जाएगा। तो इससे हमारे पास क्या होगा, सही है, इससे हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो a है और जो b है इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, सही है। a का कोफिशिएंट a की पावर बन जाएगा। वेरी गुड मुनीब, सही है, सही बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई यहाँ पे जो a है इसका कोफिशिएंट इसकी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी, जिसके जरिए a की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, सही है। तो यहाँ पे ये जो लाइन है कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो उसके कोफिशिएंट के बराबर हो जाती है, यानी कि जो कोफिशिएंट है वो उसकी कहाँ चले जाते हैं, पावर में चले जाते हैं, जिससे वो उसकी कंसंट्रेशन को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, सही। तो यहाँ पे कोफिशिएंट जितना ज़्यादा होगा, सही, यहाँ पे उस ए की कंसंट्रेशन उतनी ही क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसकी पावर अगर 2 है तो ए की पावर 2 हो गई, अगर ए की पावर 3 होती तो यहाँ पे ए का कोफिशिएंट 3 होता तो यहाँ पे ए की पावर भी 3 हो जाती, जिससे ए की कंसंट्रेशन क्या हो जाती, बढ़ जाती, सही है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन उनके कोफिशिएंट्स के ऊपर डिपेंड करती है कि जैसे जैसे उसके कोफिशिएंट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे उसकी जो कंसंट्रेशन है वो भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। हाँ, और इसको मोल भी कहते हैं, सही है, क्योंकि मैथमेटिकली अगर इसको हम बात करें तो मैथमेटिकली इसको हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट कहेंगे, और वैसे हम इसको मोल भी कहते हैं, ठीक है भाई। तो इस पॉइंट से रिलेटेड किसी को भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले, सही है, और फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करेंगे। ओके, आशीष को समझ में आ गया, बरीरा, हाँ बरीरा, ठीक है, ओके। इसके अलावा और कोई बच्चा, सही है, मुनीब को भी आ गया समझ में, ठीक है, ठीक है, सही है, ओके। तो जल्दी से भाई कि केसी हमेशा इक्विलिब्रियम के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, केसी हमेशा इक्विलिब्रियम पे वर्क करता है, सही। और यहाँ पे केसी में जो हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है इसकी कंसंट्रेशन हमेशा मोल पर डीएम क्यूब में ली जाती है, सही। फिर थर्ड पॉइंट था केसी जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये तो हमने पॉइंट डिस्कस ही नहीं किया हुआ, सही, ये पॉइंट रह गया था, सही। केसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, कि केसी जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। अब मुझे ज़रा एक बात बताएं कि अभी जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं, सही है, और फॉर्मूला भी देखा आपने, क्या ये पॉइंट सही लिखा हुआ है कि केसी जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है? सही है, बड़े ने बोला नहीं, सही, ये गलत है। इमरान बोल रहा है नो सर, सही है। अब क्यों नहीं, अब बच्चों के जहन में जो बात आई वो क्या आई, सही है, कि भाई हमारे पास यहाँ पे जो केसी है, सही है, वो तो डिपेंड ही किसके ऊपर करता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है ना। और ये क्या लिख के दे रहे हैं हमें कि भाई केसी इज इंडिपेंडेंट, यानी कि उस केसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सही, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो सर ये तो बात उल्टी हो गई। अभी आपने, मैंने एक एमसी वो आपसे जब क्विज दे रहा था मैंने उस वक्त भी ये पूछा था ताकि आपके ध्यान में ये रहे बात, सही है, कि भाई केसी जो है, सही है, वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि नहीं करता, सही है। तो उसका आंसर था यस कि करता है, और यहाँ पे वो बात उल्टी लिखी हुई है कि केसी इज इंडिपेंडेंट, कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सही है। तो सर फिर मसला क्या है, ये मसला क्या है? तो वही मसला ये है कि आपकी बुक के अंदर ना थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इस पॉइंट को थोड़ा सा सही करना है। तो इसलिए मैंने अपनी स्लाइड के अंदर भी इस पॉइंट को ऐसे ही डाल दिया ताकि मैं आपको सही करवाऊँ, सही है। तो गलती है, ठीक है ना, तो ये बुक में गलती है, इसको थोड़ा सही करें। तो सर असल चीज़ है क्या, सही। तो अगर आप असल चीज़ को थोड़ा सा खुद से भी ढूंढने की कोशिश करें तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा, और वो ये है कि केसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, सही है। केसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, यानी कि केसी जो है, सही, सही है, नहीं क्योंकि जो मिस्टेक है ना ये, सही, क्योंकि अभी आपकी जो बुक है वो भी टेस्ट एडिशन है, उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बताई, सही है, ताकि जो है
क्या नाम है, आप इसको सही कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, केसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब ये है कि जो इनिशियल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होती है केसी का उससे कोई लेना देना नहीं होता, वो उससे भाई रिएक्शन में इनिशियली रिएक्टेंट की जो भी कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट की जो भी कंसंट्रेशन है, सही है, इक्विलिब्रियम उसको नहीं देखता। इक्विलिब्रियम किसको देखता है कि भाई जब रिएक्शन सही है, रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पे आ रहा है, सही है, तो उस वक्त रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, सही है, उस वक्त रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है वो उसको देखता है। यानी कि जब भी हम केसी कैलकुलेट करते हैं ना, तो इधर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो इक्विलिब्रियम वाली रखते हैं, इनिशियल वाली नहीं रखते, क्योंकि इनिशियल से केसी का कोई लेना देना नहीं है। सर डिपेंड सिर्फ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट पे करता है, हाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे है, लेकिन इक्विलिब्रियम के ऊपर, सही है, इनिशियल नहीं है सर। अच्छा मुनीब बोल रहा है कि जो है ना मैं सर कॉल में बिजी था, फिर से रिपीट कर दें। ये अच्छा है, ये अच्छा था। ठीक है, वो तो रिपीट तो मैं करता रहता हूँ बातों को, सही है, नहीं ठीक है, सही है। तो भाई यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो इस चीज़ को सही कर लिया है, केसी जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो उससे इंडिपेंडेंट है, सही है। लेकिन हाँ जब रिएक्शन कहाँ पे आ जाए, जब रिएक्शन क्या नाम है इक्विलिब्रियम पे आ जाए, तो उस वक्त उसकी जो भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है और जो भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, सही है, केसी उस पर डिपेंड करेगा, सही है, लेकिन इनिशियल से केसी का लेना देना नहीं है। बात समझ में आ गई आपके, क्लियर हो ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। ठीक है, डिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट किस पे, सही है, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, सही है, और सॉरी इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, सही है, और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, सही है, ठीक है, नहीं अब लड़ना नहीं, ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात यहाँ पे, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये वाला पॉइंट, इसको आप सही भी कर लिएगा और आपके क्लियर भी ये बात होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, टेम्परेचर वाला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, कोफिशिएंट वाला पॉइंट डिस्कस कर लिया। सेकंड लास्ट पॉइंट, केसी रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम पोजीशन इफ केसी इज लार्जर देन 1, यानी कि केसी की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो क्या है, फॉरवर्ड है। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है एमसीक्यू के लिहाज से, ठीक है। तो अगर किसी भी रिएक्शन में केसी की वैल्यू क्या है, 1 से ज्यादा है, सही है, लार्जर देन 1, तो फिर रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, हमारे पास फॉरवर्ड हो जाएगी, सही है, यानी कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा मूव कर रहा है बनिस्बते बैकवर्ड डायरेक्शन के, सही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन की स्पीड ज्यादा है, बैकवर्ड डायरेक्शन की स्पीड कम है। और अगर इसी का उल्टा कर लें, इफ केसी इज लेस देन 1, यानी कि अगर केसी की वैल्यू 1 से कम है, सही है, तो फिर रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा एक रिलेशन है, एमसीक्यू वाइज आपने याद करना है, सही है, और डायरेक्शन के हवाले से जो एप्लीकेशन है वो हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स में भी शामिल है, सही है, तो उसमें भी हम इसको क्या नाम है डिस्कस करेंगे, सही है। लेकिन अभी जो मेन चीज़ है वो क्या है कि अगर केसी की वैल्यू जो है हमारे पास वो लार्जर देन 1 होगी, सही है, तो रिएक्शन क्या होगा बेटा, फॉरवर्ड होगा, सही है, और केसी की वैल्यू अगर लेस देन 1 होगी तो रिएक्शन क्या होगा बेटा, रिवर्स होगा। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, सही है। तो ये सेकंड लास्ट पॉइंट सिंपल सा। फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट है कि रिमेंबर दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि केसी इज द रेशियो ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दैट इज यूटिलाइज्ड टू डिफाइन केमिकल बिहेवियर। अब सर ये बात जो सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं इसको, बेसिक बात है, बार बार रिपीट हो चुकी है, वो सबसे आखिर में डाली हुई है, सही क्या है कि भाई केसी जो होता है, केसी जो होता है इज द रेशियो ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो सर ये तो आपने पहले ही बता दिया था, सही है, और ये हमने लास्ट वीक ड्राइव भी किया हुआ है, सही है। वो क्या था हमारे पास कि भाई केसी इज द रेशियो का मतलब क्या है भाई, डिवीजन, सही है, केसी इज द रेशियो ऑफ
प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, सही है। तो यहाँ पे भाई ये तो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया हुआ है ना, तो इसी फॉर्मूला को क्या नाम है वर्डिंग्स के अंदर यहाँ पे आपको बात बताई हुई है कि भाई केसी जो है वो रेशियो होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का, सही है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये मुकम्मल हो गई। अब जल्दी से इन पे एक जगह नज़र डालें, सही है। 2 मिनट में आपको दे रहा हूँ, बल्कि 1 मिनट दे रहा हूँ, सही है। जल्दी से नज़र डालें, सही है, और फिर इनसे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप पूछ लें। अच्छा, फास्टर देन बुक क्यों भाई है मुनीब? ये बोल सकते हैं कि वी आर चालाक देन बुक। हाँ सही है भाई, क्लियर है सब। इमरान सर मज़ा आता है आपकी, अच्छा मज़ा आता है, ये इमरान जो है वो सही ठीक है, इसको भाई क्लास में मज़ा आता है। और किस किस को मज़ा आता है भाई? सही, टेम्परेचर वाला बता देते हैं। अच्छा, मुनीब भट्टी को भी आता है मज़ा, ठीक है ठीक है, बता देता हूँ मैं, सही है। अच्छा, मतलब समझ में आता है ना साद? हाँ, ये अच्छी बात है कि हम पढ़ते रहें और चीज़ें याद भी होती रहें, सही है, अच्छी बात है ना, ठीक है। फिर बात क्या है कि बस एक दफ़ा क्या है कि हफ्ते में एक दफ़ा बस खोल के देख लिया, वापस से वो सर अरसान की सारी बातें रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। हाँ आप लें, मेरे साथ ले लें स्क्रीनशॉट, सही है, हैं जैन, ले लें ले लें। ठीक है ठीक है। तो भाई ये बच्चे ने मुझे कहा था कि इस क्या नाम है टेम्परेचर वाला समझा दें, तो टेम्परेचर वाला मैं बता देता हूँ। देखें, टेम्परेचर में ये बोल रहे हैं कि केसी वेरीज विद टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि अगर आप टेम्परेचर को, सही, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, सही है सर मेरे, आप नहीं बढ़िया शो हो रहे हैं, सही है, टेंशन नहीं लें, शो हो रहे हैं मुझे आपके, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं या कम करते हैं, सही है, तो उससे क्या होता है कि केसी यानी कि इक्विलिब्रियम के ऊपर जो है वो फर्क पड़ता है। अब मैं आपको बताया था कि भाई अभी यही पॉइंट हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन एट द इक्विलिब्रियम, उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो उससे इक्विलिब्रियम को हम डिस्टर्ब कर सकते हैं, सही है। हाँ अच्छा, वो सही, हाँ स्कूल में थोड़ा फास्ट होता है, सही है। अभी क्या है, आराम से आप बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, मज़ा आ रहा है, ठीक है ठीक है, हाँ अच्छा सही है। तो भाई समझ में आ गया टेम्परेचर का, सही। तो टेम्परेचर को अगर आप चेंज करोगे तो उससे साथ साथ केसी भी क्या होगा, चेंज होगा। तो इस पॉइंट में ये बात लिखी हुई है, ठीक है हसन। चलें तो अब जल्दी से नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, सही है। और नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है ये है यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सही है, यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सही है। अब यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का सर टॉपिक क्यों, क्या मतलब इसका यूनिट बता दें क्या होता है। यूनिट हम लिख लेंगे, जो भी इक्विलिब्रियम यानी कि केसी का जो भी आंसर आएगा उसमें हम यूनिट लगा देंगे, सही है। जैसे कि क्या होता है कि आप भाई फिजिक्स पढ़ते हैं ना, तो फिजिक्स में क्या होता है कि वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी के साथ आप यूनिट क्या लगा देते हैं, वेलोसिटी हम यूनिट लगा देते हैं क्या नाम है, मीटर पर सेकेंड, सही है। एक्सेलरेशन के साथ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। और जो लेंथ है उसका यूनिट मीटर आ जाता है। तो सर हमें बस यूनिट बता दें, ख़त्म बात, सही। लेकिन क्या है कि भाई जो यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, यानी कि जो हमारे पास केसी है, सही है, इसका जो यूनिट है, सही है, वो एक नहीं होता, सही है। वो क्या होता है, वो चेंज होता रहता है, सही है। कभी इसका यूनिट कुछ होगा, सही है, कभी इसका यूनिट कुछ होगा, कभी उसका यूनिट जो है वो कुछ हो जाएगा, सही है। कभी इसका यूनिट होगा और कभी इसका यूनिट नहीं भी होगा। तो यहाँ पे हम 2 केसेस को डिस्कस करेंगे, सही है। यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर हम 2 केसेस को डिस्कस करेंगे, और वो 2 केसेस क्या हैं कि कब केसी का यूनिट होगा और कब केसी का यूनिट नहीं होगा, सही है। तो यहाँ पे हमने इस चीज को क्लियर करनी है। और फिर जब केसी का यूनिट होगा तो क्या होगा,
और हमें कैसे पता चलेगा, कौन बताएगा, सही है। तो उसको हम ड्राइव करना भी सीखेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में केसी का जो क्या नाम है यूनिट है वो डिफरेंट होगा। तो आप जो भी क्वेश्चन करोगे केसी की वैल्यू निकालोगे, तो केसी की वैल्यू के साथ साथ आपको रफ में उसका यूनिट भी निकालना पड़ेगा, सही है ना। तो पहले तो आप ये देखो इसका यूनिट होगा भी कि नहीं होगा, अगर होगा तो फिर निकालना पड़ेगा। तो मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा, सही है। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, व्हेन नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल ऑन बोथ साइड, सही है। यानी कि अगर हमारे पास, सही, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के ऊपर नंबर ऑफ मोल्स जो है वो क्या है हमारे पास, सेम है, सही है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के ऊपर, सही है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के ऊपर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं अगर वो हमारे पास सेम है, सही, तो इसका मतलब ये होगा कि भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कोई भी जो यूनिट है वो नहीं होगा, सही। बात को वापस से दोहरा रहा हूं, गौर से सुनिएगा, सही। अगर हमारे पास किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, सही, अगर इन दोनों के मोल्स बराबर होंगे तो फिर हमारे पास जो केसी है उसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई सर इसका यूनिट क्या होगा, इसको कैसे ड्राइव करेंगे, फलाना फलाना ढिमागा, सही। तो भाई आपने क्या नाम है न्यूमेरिकल के शुरू में ही देख लिया कि भाई इसके तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं, तो फिर आपने बोल दिया कि भाई केसी का तो कोई यूनिट होगा ही नहीं, बस इसको जल्दी से सॉल्व करो, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालो और घर जाओ, सही है। तो अब सर इसका मतलब क्या है, मतलब भी तो समझाएं, सही। मतलब क्या है, देखिए अगर हमारे पास जैसे फॉर सपोज, सही है, फॉर सपोज एक रिएक्शन है, सही, इसमें लिखा हुआ है 2 मोल्स ऑफ ए एंड 3 मोल्स ऑफ बी गिव्स यू 5 मोल्स ऑफ सी, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास ये मैंने एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन आपके सामने लिखा हुआ है। अब अगर यहां पे मैं इन दोनों के मोल्स को कैलकुलेट करता हूं, सही, तो यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे जो रिएक्टेंट साइड है, रिएक्टेंट साइड, ठीक है, तो रिएक्टेंट साइड में ए के कितने मोल्स हैं 2 और बी के कितने मोल्स हैं 3, तो 2 + 3 कितने हो गए भाई 5, सही। और यहां पे हमारे पास जो प्रोडक्ट साइड है इसमें सिर्फ सी ही है और ये हमारे पास है कितना भाई 5 ही है, तो 5 = 5, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो केसी है इसका नो यूनिट, यानी कि इसका कोई यूनिट नहीं होगा, इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। तो फिर हमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं कि भाई इसका यूनिट क्या होगा, कैसे निकलेगा, फलाना दिमागा, ठीक है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। तो अगर यूनिट से क्या नाम है मोल्स सेम है तो फिर यूनिट नहीं होगा, क्लियर हो गई, सही है। तो इसको अब जो है इसका क्या नाम है कुछ वर्डिंग्स देख लेते हैं और फिर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, हो गया। सो लिखा हुआ है एन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन हैज नो यूनिट इन केसी, यानी कि अगर हमारे पास जो मोल्स हैं, सही, अगर हमारे पास यहां पे जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, सही, बोथ साइड पे अगर वो क्या होंगे इक्वल होंगे, सही, क्या होंगे इक्वल होंगे, तो केसी का कोई भी यूनिट नहीं होगा, बिकॉज केसी एक्सप्रेशन यूजेस द कंसंट्रेशन ऑफ यूनिट्स दैट कैंसिल द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन इज मोल पर डीएम क्यूब, सही। तो इसका मतलब ये है, लास्ट लाइन का मतलब ये है कि भाई जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, सही है, उसकी जो कंसंट्रेशन है केसी बेसिकली उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे तो कंसंट्रेशन भी बराबर होगी, कंसंट्रेशन अगर बराबर हो गई तो ऊपर वाली कंसंट्रेशन से नीचे वाली कंसंट्रेशन के जो यूनिट्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सही, और हमें कोई भी यूनिट देखने को नहीं मिलेगा, सही है। इसको मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, सही है। जैसे कि यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि भाई हमारे पास ये एक रिएक्शन है, सही है, देखिएगा जरा इसको, सही। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ये दूसरा रिएक्टेंट है और कार्बन मोनोऑक्साइड इसका प्रोडक्ट है और वाटर इसका ये दूसरा प्रोडक्ट है, सही है। अब वैसे तो अगर मैं यहाँ पे ये देख लूँ कि भाई इसका जो यूनिट है वो होगा क्या नहीं होगा, तो ये कैसे पता चलेगा, देखें भाई, सही। जो हमारे पास यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है ये इसके 1 मोल है और हाइड्रोजन के भी 1 मोल है, कार्बन मोनोऑक्साइड के 1 मोल है और वाटर के भी 1 मोल है, तो 1 + 1 is 2 both are equal, Kc has no unit, सही है। तो Kc का कोई भी यूनिट नहीं होगा, सही है। तो ये वाली बात आपके क्लियर हो गई,
सही है, ये वाली बात आपकी क्लियर हो गई? ठीक है, सही है, ठीक है, सही है। तो मोल्स बराबर हैं तो केसी का क्यू यूनिट नहीं है। तो अब इसका मतलब क्या होगा भाई? इसका मतलब आप दूसरा पॉइंट आप खुद समझ जाओगे, सही है, और वो क्या है? और वो ये है, व्हेन नंबर ऑफ मोल्स आर अनइक्वल ऑन बोथ साइड, सही है, यानी कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो है वो अनइक्वल होंगे दोनों साइड्स पे, सही है, तो फिर यहां पे जो है वो केसी का कोई ना कोई यूनिट लाजमी होगा। अब वो अगर होगा तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सही है, सही है। तो अभी जरा गौर से देखिएगा, सही, फॉर द रिएक्शन व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स, सही, व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल, सही है, अगर जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, सही है, वो अगर इक्वल नहीं है, केसी हैज अ यूनिट, सही है, तो केसी का यूनिट बनेगा, सही है। अब केसी का यूनिट बनेगा तो कैसे बनेगा उसको हमें देखना होगा कि भाई केसी का यूनिट कैसे बनेगा, सही है। अब जरा उसको और से देखिएगा, सही है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई बेसिकली, सही है, अब इसके लिए स्टार्ट करने से पहले, सही है, आप इसको समझने के लिए, सही है, मैं यहाँ पे एक चीज आपको बता रहा हूँ, सही है, आप x को सपोज करें, x जो है वो किसके बराबर है? मोल पर डीएम क्यूब के बराबर है, सही है, x क्या है? मोल पर डीएम क्यूब है, सही। तो अगर मैं जहां पे भी x की बात कर रहा हूं, सही, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं? मोल पर डीएम क्यूब की बात कर रहा हूं। तो कोई भी यहां पे ये नहीं पूछेगा सर x क्या है, x का मतलब क्या है? मोल पर डीएम क्यूब, सही। मुझे बार बार इतना लंबा मोल पर डीएम क्यूब ना लिखना पड़े, ऐसे मैंने उसको किसके बराबर सपोज कर लिया? x के बराबर सपोज कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब सर इससे हम यूनिट कैसे निकालेंगे, कैसे पता चलेगा? अब जरा देखें, पहले तो मैं चेक करूंगा कि भाई इसमें यूनिट होगा क्या नहीं होगा, सही। तो अब जरा देखें इसके अंदर, भाई नाइट्रोजन का, सही, नाइट्रोजन का हमारे पास है यहाँ पे 1 मोल, हाइड्रोजन का हमारे पास है यहाँ पे 3 मोल, तो 1 और 3 को जब प्लस किया तो ये बना 4 मोल, सही। तो इसका मतलब रिएक्टेंट साइड के ऊपर आ गए 4 मोल्स, ठीक है। और फिर इसके बाद NH3 के यहाँ पे कितने मोल्स दिए हुए हैं? 2 मोल्स। अब NH3 के अलावा यहाँ पे और कुछ तो है नहीं, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि भाई जो प्रोडक्ट साइड है इस पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2, और जो हमारे पास रिएक्टेंट साइड है इस पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे पास? 4, सही, कितने हैं? 4। तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल। इसका मतलब ये होगा कि केसी का यूनिट है, सही है। तो यहां तक बात क्लियर है आपके बच्चों यहां तक बात क्लियर है, सही। कि अब ये पता चलिए कि भाई यहाँ पे हमारे पास चूंकि नंबर ऑफ मोल्स बराबर नहीं है, सही है, तो यहाँ पे इसका केसी का यूनिट तो होगा ही होगा, सही है। अब दूसरे इसके हिस्से पे आते हैं कि अब केसी का यूनिट होगा तो क्या होगा, अब इस बात पे आते हैं, ठीक है। सही है, ठीक है। तो अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि यूनिट है तो क्या है, तो उसको ज़रा बताएं, सही। तो अब आपने करना क्या होगा, आपने करना ये होगा कि सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखा हुआ है ना, इसका आप बनाएंगे केसी एक्सप्रेशन। क्या बनाएंगे? केसी एक्सप्रेशन, सही। जस्ट एज कि आपने जैसे लास्ट क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन किया था ना, तो उसकी तरह आप इसका केसी एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो इसका जरा केसी एक्सप्रेशन हम बनाते हैं। तो ऊपर आता है प्रोडक्ट है हमारे पास NH3, तो ये हमारे पास आ जाएगा NH3। अब NH3 के मोल्स हैं 2, तो इसकी पावर आ जाएगी 2, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो है N2, और इसके शुरू में कोई नंबर नहीं है तो बस खाली N2 आ जाएगा। और जो यहाँ पे हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है भाई, हाइड्रोजन, तो नेक्स्ट रिएक्टेंट इज हाइड्रोजन, तो इसकी पावर में 3 आ जाएगा क्योंकि इसके मोल्स क्या है? 3 है। तो ज़रा बच्चों बताओ कि मैंने यहाँ पे केसी का जो एक्सप्रेशन बनाया है ये सही बनाया है ना? गलती तो नहीं करी है कोई? सही बनाया है, सही। जिन बच्चों ने लास्ट टाइम समझा था, हाँ इमरान, ठीक है, सही बनाया ना? ठीक है, सही है। तो अब यहाँ पे इस केसी एक्सप्रेशन के जरिए मैं इसका यूनिट निकालूंगा। अब जरा गौर से देखिएगा, सही। देखिए आपको जहां जहां पे भी जो NH3, N2 और H2 यानी कि नेम्स ऑफ द कंपाउंड आपको नजर आ रहे हैं ना, अब आपने, अच्छा बोलिए गलत हो ही नहीं सकता भैया, बोलिए गलत हो ही नहीं सकता भाई, क्या
सही है, सही है, ये कभी कभार हो सकता है गलती हो जाए, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, सही है कि यहाँ पे हमारे पास जो है क्या नाम है, NH3 है या N2 है या H2 है। अब आपने करना ये है कि यूनिट के लिए आपने इन कंपाउंड्स के नामों को हटा के इनकी जगह पे लिख देना है X। क्या लिख देना है? X लिख देना है। सही, अब जरा गौर से देखिएगा, यहां पे जरा देखें क्या लिखा हुआ है, NH3 लिखा हुआ है, NH3 को हटा दूंगा, क्या लगा दूंगा, X। अब NH3 के ऊपर पावर 2 है तो X के ऊपर भी पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 2। अच्छा, इसकी इसी तरीके से अब नीचे क्या है, N2, तो N2 की जगह पे भी क्या लगा दूंगा, X लगा दूंगा। अब N2 की पावर में कुछ भी नहीं है तो X की पावर में भी कुछ नहीं लगाऊंगा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए मैं डॉट डाल देता हूँ क्योंकि इन दोनों के दरमियान में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है। सही। अच्छा, अब हाइड्रोजन को हटाऊंगा, उसकी जगह पे X लिख दूंगा। अब हाइड्रोजन की पावर 3 है तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, 3 आ जाएगा। सही, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? सही है। अब क्या करना है आपने, अब इसको कट करना है। अब ये तो जो 6-7 क्लास के अंदर आपको वेरिएबल्स की कटिंग नहीं सिखाते, बिल्कुल वैसा। सही। अब देखें यहाँ पे, सही, 2x से यहाँ पे हमारे पास 2x कट जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास पावर क्या हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी। सही है। अच्छा, अब ऊपर तो हमारे पास कुछ नहीं बचा क्योंकि 2x से वो कैंसिल हो गए तो ऊपर बचा 1। सही। और नीचे यहाँ पे ये एक x है और ये एक x है तो x से x मल्टीप्लाई होगा तो बेसिस सेम पावर क्या हो जाएंगी हमारे पास, ऐड हो जाएंगी। तो x की पावर क्या हो गई बेटा, 2 हो गई। ठीक है। अब आपने करना ये है कि भाई जो 2 पावर है ना, सही है, इसको यानी कि जो x स्क्वायर है इसको आप डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले आओ। डिनोमिनेटर से क्या ले आओगे, न्यूमिनेटर में। इसको जरा गौर से देखो। अब यहां पे x स्क्वायर को अगर मैं न्यूमिनेटर में लाऊंगा, सही है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, +2 से -2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, +2 से -2 हो जाएगी। क्लियर है बात यहाँ पे? ठीक है। हाँ आशीष, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई इसकी जो पावर है, सही है, वो +2 से क्या हो गई, -2 हो गई। सर यूनिट कहाँ है, अब बनेगा यूनिट। सही है। अब कैसे बनेगा यूनिट, देखें मैंने आपको क्या बोला था कि भाई x का मतलब क्या है, x का मतलब है मोल पर dm³। अब आपने करना ये होगा कि जब आपका सारा कुछ कट हो जाए, सॉल्व हो जाए, x आपके पास आ जाए, सही है, तो अब आपने x की जगह पे मोल पर dm³ लिख देना है। सही है। और फिर उनकी जो भी पावर्स होंगी उनको सॉल्व करके आपका यूनिट तैयार हो जाएगा। सही। अब जरा गौर से देखिएगा, तो x किसके बराबर था, मोल पर dm³ के, तो x की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, मोल पर dm³। अब x की पावर क्या थी, -2, तो मोल पर dm³ की होल पावर क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। मोल पर dm³ की होल पावर क्या आ गई बेटा, -2 आ गई। अब ये जो होल पावर है इसको आप दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर दें। सही है। तो आप जरा गौर से देखें कि क्या होगा। सही है। ये जो -2 है ये मोल के ऊपर लगेगा तो ये क्या हो जाएगा भाई, मोल की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय, अब ये जो -2 है ये -3 के साथ, क्योंकि पावर पे पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो अब जरा देखिएगा, माइनस माइनस प्लस 2 3 6, तो ये हो गया भाई dm की पावर 6। सही। dm की पावर क्या हो गई भाई, 6। तो माइनस माइनस प्लस और 2 3 6, तो यहां पे हमारे पास जो Kc है इसका यूनिट क्या बन गया भाई, इसका यूनिट बन गया मोल की पावर -2 डॉट dm पावर 6। सही। dm पावर 6। तो यहां पे इस तरीके से हमने क्या किया कि Kc का जो यूनिट है, सही, वो हमने यहां पे क्या कर लिया, ड्राइव कर लिया। सही। Kc का यूनिट जो है वो हमने यहां पे निकाल लिया कि भाई क्या होता है। सही है। तो ये वाली बात आपको समझ में आई, क्योंकि अभी हम इसके 1-2 प्रैक्टिस और करेंगे तो और इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सर इजी है, समझ में आ, बढ़िया है, समझ में आ गया भाई, जैन के भी समझ में आ गया, आशीष के भी समझ में आ गया। ठीक है। और कोई बच्चा भाई साद, मुनीब, जैन, हसन, खदीजा नज़ीर, सही है, समझ में आ गया आपके? ठीक है, ठीक है, सही है, ठीक है। तो प्रैक्टिस, सही है, तो आप कुछ प्रैक्टिस करते हैं। सही है। तो अब सही, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है कुछ रिएक्शंस लिखे हुए हैं। सही है। तो बस ऑफ होने वाली है, कितने रह गए, 3 मिनट रह गए। सही है। बस इसके लास्ट एक करते हैं,
2 को होमवर्क में डाल देंगे, सही है, और फिर जो है वो टास्क देख लेते हैं बस जल्दी से कि टास्क क्या है हमारे पास, ठीक है, सही है। तो जल्दी से आप यहाँ पे, अब क्यों एक दफ़ा तो आपने देख लिया ना, अब आपको क्लियर हो जाएगा, सही है। तो हमेशा याद रखिएगा कि भाई x की वैल्यू मोल पर डीएम क्यूब ये होती है, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई पहला जो रिएक्शन है, सही है, वो हम यहाँ पे ले लेते हैं, सही है, और इसमें देख लेते हैं कि भाई यूनिट बनेगा कि नहीं बनेगा, और यूनिट बनेगा तो फिर क्या होगा, सही है। तो भाई पहला रिएक्शन यहाँ पे हम जो है वो उसको कॉपी डाउन कर लेते हैं। पहला रिएक्शन है हमारे पास N2 प्लस 2O2 2NO, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई ये रिएक्शन पहला वाला मैंने कॉपी डाउन कर लिया है। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि इसका यूनिट होगा भी कि नहीं होगा, सही है। तो चेक करते हैं। तो भाई N2 का मोल जो है वो 1 है, O2 का मोल जो है वो 2 है, तो 1 + 2 कितना हो गया, ये 3 हो गया, सही है। और NO का मोल कितना है, 2 है, तो एक साइड पे 3 आ रहा है और एक साइड पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसका मतलब Kc का यूनिट होगा, सही है, क्योंकि बराबर नहीं आ रहा है, एक साइड पे 3 आंसर आ रहा है और एक साइड पे जो है वो 2 आंसर आ रहा है, सही है। तो इसका मतलब है कि यूनिट तो होगा। अब बनाते हैं इसका यूनिट, सही है। तो यूनिट बनाने के लिए पहले हमें बनाना होगा Kc एक्सप्रेशन। Kc एक्सप्रेशन अगर मैं इसका बनाता हूं तो प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, NO, तो प्रोडक्ट आ गया NO और इसकी पावर क्या आ जाएगी, 2। और जो रिएक्टेंट है, पहला रिएक्टेंट है इसमें क्या नाम है, N2, और दूसरा रिएक्टेंट है हमारे पास O2, और ये इसकी पावर में आ जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या करना होगा, अब यहाँ पे करना ये होगा कि भाई जहाँ जहाँ पे भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नाम लिखे हुए हैं उनकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, जल्दी से बताएं क्या लिख देंगे। ये जो NO है, N2 है, O2 है, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, X लिखेंगे, वेरी गुड, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इन सब की जगह पे X आ जाएगा, सही है। तो NO का स्क्वायर बन जाएगा X², N2 खाली बन जाएगा X, O2 का स्क्वायर बन जाएगा X², X² से X² क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 आ गया, नीचे क्या बचा हुआ है, सिर्फ X बचा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चा, X आ गया, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, सही है, कि जो हमारे पास X है इसको हम ऊपर लेके आ जाएंगे, सही है। हमेशा ये होगा कि अगर कोई X नीचे बच रहा है तो उसको ऊपर है तो सही है, नीचे बच रहा है तो उसको ऊपर ले आएंगे, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये जो X है ये ऊपर आएगा, तो ये हो जाएगा x की पावर -1, क्योंकि यहाँ पे +1 है, ऊपर आगे क्या हो जाएगी भाई, -1। अब x की जगह पे आप क्या लिख दें, मोल पर डीएम क्यूब। तो यहाँ पे हमारे पास x की जगह पे क्या आ जाएगा भाई, मोल पर डीएम क्यूब, सही है। और इसकी होल पावर क्या है, -1, तो ब्रैकेट के ऊपर पावर क्या आ जाएगी, -1। अब ये जो -1 है इसको हम मोल और डीएम क्यूब की पावर से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये क्या हो जाएगा भाई, -1 मोल के ऊपर आएगा, तो ये हो जाएगा मोल की पावर -1, और ये -1 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस, और 3 वन जा 3, ठीक है। तो भाई Kc का यूनिट क्या आ गया, Kc का यूनिट आ गया मोल की पावर -1 डॉट डीएम की पावर 3, सही है। तो ये इसका यूनिट आ गया, क्लियर हुई बात। यहाँ पे इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन बेटा, कोई भी कंफ्यूजन, किसी भी बच्चे को इस यूनिट डेरिवेशन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो जल्दी से पूछ ले, क्योंकि क्लास का टाइम हो गया है बिल्कुल ही ओवर। तो टास्क भी देखना है हमें, सही है। और जिन बच्चों ने कैलकुलेटर निकाला हुआ था उसको वापस से रख दें, क्लास इतनी लंबी हो जाती है पता ही नहीं चलता, सही है, ठीक है। अच्छा, ठीक है साइड, तो जो है वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में, फिर इंशाल्लाह उसको फिर, अब तो नेक्स्ट क्लास में लाजमी होने ही होने हैं, अब तो कुछ बचा तो है ही नहीं, न्यूमेरिकल्स ही बचे हैं। वो लास्ट क्लास में कौन बच्ची थी जो बोली थी मैंने रेंट पे लिया हुआ था कैलकुलेटर और सर आपने मेरा रेंट ज़ाया कर दिया। हाँ, ये आप ही थी, बरीरा थी भाई, सॉरी बरीरा, आपको 1 वीक के लिए और रेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने होमवर्क में, सही है, होमवर्क में ये जो 2 इक्वेशंस हैं इसको ज़रा नोट डाउन कर लें, या फिर स्नैप लेना तो स्नैप ले लें, सही है। तो आपने करना ये है कि भाई इन दोनों के पहले तो चेक करने के
यूनिट्स होंगे कि नहीं होंगे, सही है। और अगर होंगे तो फिर आपने क्या करना होगा कि उसका यूनिट भी निकालना होगा, सही है। तो अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो तो फिर वो इंशाल्लाह मुझसे नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर ले, सही है। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास की जो हमारी स्टार्टिंग ही होगी ना, वो होगी न्यूमेरिकल से ही, क्योंकि इसके बाद जो है ना न्यूमेरिकल का ही पेज है, सही है। तो अब वो स्टार्टिंग हमने न्यूमेरिकल से ही करनी है, ठीक है। और फिर जो लास्ट टॉपिक है वो करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में, हमारा ये चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा, सही है। और जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं आपको जो मिलेंगे, आप उसको लाजमी गौर से देखिएगा, और जो चीज़ें उसको रिवाइज करके याद करने का जो चीज़ तरीके क्या नाम है प्रोसेस है ना, अब उसको भी आप स्टार्ट करें, ठीक है। तो जल्दी से टास्क देख लेते हैं भाई, टास्क क्या क्या है हमारे पास। ये तो न्यूमेरिकल्स हैं। जैन बेटा जो अच्छा क्विज भी था आज, क्विज नेक्स्ट वीक करेंगे, टास्क देख लेते हैं, सही है। जैन बेटा जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो आपको फेसबुक पे इंशाल्लाह जो है ना अपलोड होना शुरू हो गए हैं, आपने देखा नहीं हो, जो शुरू की स्टार्टिंग 2 क्लासेस हैं वो अपलोड हो चुकी हैं, शायद आज भी हो जाएंगी, सही है। तो वो मिल जाएंगे आपको, टेक यानी कि परेशान नहीं होएगा, सही है। अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये, हाँ ग्रुप में भी आपको मिल जाएंगे, सही है, ग्रुप में भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई टास्क में देख लें कि आज क्या क्या हमने कर लिया है, सही। लर्न द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ये हमारा पहला टॉपिक था। फिर इसके बाद यूनिट्स के हवाले से हमने किया, और फिर हमने यूनिट्स की जो कन्वर्जन्स हैं वो भी हमने पढ़ी हैं यहाँ पे, सही। तो ये जो हमने 2 काम ये किए हैं। अच्छा न्यूमेरिकल्स जो है वो ऑब्वियसली नहीं हो पाए अभी, सही, तो इसको फिर नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन अप करेंगे, सही। और जो यहाँ पे हमारे पास प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज, ये हमेशा मैं आपको बोलता हूँ, सही। तो प्रैक्टिस जो है वो आपने लाजमी करनी है एमसीक्यूज की, ठीक है। ले लिया भाई मुनीफ, ठीक है। अच्छा और दूसरी चीज़ भाई न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, सॉरी न्यूमेरिकल बोल रहा हूँ, जो प्रैक्टिस मैंने आपको यूनिट्स की दी है वो करनी है, और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, और जो क्वेश्चंस हैं उसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये काम आपने करना है। और इसके अलावा सही है, अच्छा मैंने जो आपको लास्ट वीक भी सही कहा था कि जो है वो अपने जो भी फ्रेंड्स हैं या फिर जो भी क्या नाम है कज़न्स हैं आपके साथ के हैं, सही, तो उनको भी ये बात जो है वो आप पहुंचाएं कि भाई एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हो रही है, सही है। तो आप जो है वो हमारे साथ ज्वाइन करो, सही है। और क्या नाम है हमारा जो है वो क्लास अटेंड करो, ठीक है। तो उनको भी साथ जो है वो इंडल्ज करें, ठीक है। और ये कि कोई एक टारगेट रखें, एक बच्चा, सही, कोई भी अपना दोस्त या फिर क्लास फेलो उससे भी जो है वो बताएं, ठीक है। तो ये अच्छी बात होती है, सही है। और इससे जो है वो अल्लाह ताला फिर आपको रिवॉर्ड्स भी देते हैं बहुत अच्छे अच्छे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्लास ख़त्म हो गई, सही है। आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई आज के लेक्चर में, कोई ऐसी चीज़ जो कि क्लियर ना हुई हो, ठीक है। ओके ओके, सही है, ठीक है, ओके, सही है। तो फिर आज हम क्लास को फिर ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी, सही है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।